Ji, Assalamu alaikum and good evening. My name is Sikandar Zaman and I am from Pakistan Health Parliament. आज का जो टॉपिक है, it is very important in different spheres of life, in different areas. इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या जो डिस्कशन होती है वो किसी कंक्लूसिव चीज की तरफ जाती है नहीं जाती. आज क्या हो रहा है उस टॉपिक के हवाले से, कल क्या होगा, तो उसके लिए we have set a virtual roundtable on the future of pharmaceutical industry in Pakistan. Can we build a sustainable, competitive and patient-centric industry? उसके लिए हम लोगों ने जो आज पैनल बुलाया है, it is a great panel. People come from different backgrounds, are part of it. इसमें हम different aspect को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, so that उसकी ओरिएंटेशन जो है वो किसी दूसरी चीज की तरफ जाए. इसके जो डिस्कशन है, इसके दो पार्ट्स है. वन इज the right now what are the current challenges and what are the current trends in the pharmaceutical industry in Pakistan and where it would be in next 10 years. और अगर हम उसको आगे की बात भी करते हैं, because we have seen the technological and the innovative ideas and solutions coming in. हम जब ये बात करते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इट हैज गॉट प्रॉब्लम्स, उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, उसकी जो रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी है वो कैसी है, उसमें जो एपीआईज हैं वो जब इंपोर्ट करते हैं वो कैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्या प्रॉब्लम्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह हो रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे हैं, एंड देन ऑफ कोर्स द इनोवेशन एंड द डिजिटल एस्पेक्ट ऑफ क्टेक्नोलॉजी इसमें किस तरह इंटीग्रेट करिए. If you see the numbers, अगर आप पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के और आप नंबर्स देखें जो फार्मा के हैं, which are the official numbers, जो इसके जो मार्केट साइज है that is around $3.5 billion, और जिसमें जो इंपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में अगर 2024-25 में देखें तो they are like $457 billion, और जिसके अंदर जो ये जो इंक्रीज है that is 34%, और जो इंपोर्ट्स हैं वो $774 million के हैं. इसमें जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज हैं जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दोज आर अराउंड 700 इससे कुछ ज्यादा है. और जो ग्रोथ इसमें देखी जाती है वो अगर आप 2024 और 25 को देखें तो 34% है. ये तो वो नंबर्स हैं which are the official figures. लेकिन क्या वो जो नंबर्स और फिगर्स हैं वो मैच कर रही हैं विद द करंट रियलिटीज. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो पाकिस्तान का जो अभी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग हम क्राइसिस से गुजरे हैं, और जो वाइबिलिटी है वो कितनी है और उससे क्या पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी और जो क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस है, जो एफिकेसी है, कितनी मुतासिर हुई है. इसके लिए वी हैव गॉट 5 पैनलिस्ट. मैं आपका सबका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा, और आई थिंक वी शुड स्टार्ट. हम पहले ये देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि व्हाट देयर पर्सपेक्टिव आर. हम सबसे पहले पर्सपेक्टिव लेंगे एंड देन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू हैव दोस क्वेश्चन जिस पे हम लोग इसको ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ कि आज क्या हो रहा है और कल क्या हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर नदीम रहमान साहब. ही इज द मेडिकल डायरेक्टर एंड कंट्री मेडिकल लीड of Hearst Pharmaceuticals Pakistan. इनके बहुत वसी तजर्बा in pharmaceutical industries, so I would request him to give his views on today's topic. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Nadeem. I am the head of medical affairs for Hearst Pharma, which is formerly Sanofi Aventis. I've been in the industry for quite some time, by the way. For current perspective of pharmaceuticals, I think so. If you look into the numbers, पिछले 10 साल में फार्मा मार्केट तकरीबन डबल हो गई है. थोड़ा सा सिकंदर साहब आपको मैं ज़रा सा करेक्ट कर दूं, 700 प्लस कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं. मैन्युफैक्चरिंग जो हैं वो हार्डली तकरीबन कोई 40-50 ही हैं जिनके अच्छे यूनिट्स हैं. छोटे छोटे और भी हैं, बट मेजरली इज 50 to 70 मैन्युफैक्चरिंग. मोस्ट ऑफ देम आर इम्पोर्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग थ्रू थर्ड पार्टीज. सो यस, बट अगर हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, फार्मास्यूटिकल मार्केट भी एक्सपेंड कर रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रही जिस हिसाब से उसको होना चाहिए. अपॉर्चुनिटीज आर, a lot of opportunities are there, I would say, in many fields, which comprise from local production to export to research to R&D
and and multiple things. However, if we look into the numbers, आज से 20 साल पहले पाकिस्तान में तकरीबन 35 मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल थी, प्लस मोर देन दैट. अब अगर आई बीन करेक्टेड, कोई 6 या 7 रह गई हैं. Many of them are skimming out of Pakistan, and there are like rumors about 2 more leaving Pakistan. So we need to see basically that how we're going to have a good conducive environment in future to attract FDI in terms of in the pharmaceutical sector, where we should have a sustainable policies which can help in delivering the right thing for the local as well as for the export market. So a lot of things basically that which are there. So from my perspective, we are still working in an underdeveloped market, which needs to be developed as far as our neighbors are concerned. And there are a lot of opportunities to expand and establish this market. So in a quick, just 3 minutes, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ. Thank you. We would explore it, inshallah. I would request Ahmed Iqbal sir, who is the former Chief Operating Officer of Platinum Pharmaceuticals, and he's also one of the top experienced guys in pharmaceuticals. So, Ahmed sir, your views on it. Thank you very much, first of all, for inviting me to this panel discussion. मैं ये कहूँगा कि I am very excited about Pakistani pharma market because अगर आप current scenario देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि this is the time कि जिसमें लोग अपने आप को फ्यूचर के लिए बड़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, उन्हें एक अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे से compete कर रहे हैं और एक दूसरे के शेयर के लिए कंपटीशन उनका जा रहा है और एक ही मॉडल है जिस पे सारे चल रहे होते हैं. सो मैं समझता हूँ कि इस पर ये बड़ा एक्साइटिंग टाइम इसलिए है कि बहुत से लोगों ने इसे रियलाइज किया है कि उनको अपना बिजनेस ऑपरेटिंग मॉडल, उनका अपना फंक्शनैलिटीज, उनकी अपनी हर चीज को चेंज करना है. सबसे पहले तो चैलेंज करना है और फिर चैलेंज करने के बाद उसे चेंज करना. और एक चीज और भी एक पॉजिटिव मैं इसे लूंगा कि बहुत सारी मल्टीनेशनल्स यहाँ पर रही हैं जिसके ट्रेन लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में अब हैं, और अब वो पहले अगर कुछ और उसका नाम था तो आज उसका कुछ और नाम है, लेकिन वो ट्रेन लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो बहुत पॉजिटिवली इंडस्ट्री को शेप करने के लिए एक अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं. सो एक दो चीजें जो मैं कहूँगा कि किस तरह से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. पहले तो ये मैं कहूँगा कि सबसे पहली चीज तो ये है कि लोग एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए, जो कि बहुत बड़ी मार्केट, ठीक है, आप अनगिनत मार्केट्स हैं जहां पर हम हार्डली 40-46 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जबकि हमारे पास पोटेंशियल तो 120 से ज्यादा है और हम सबको टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. तो एक तो पॉजिटिव चेंज मैं ये देख रहा हूँ कि लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्टेट ऑफ द आर्ट, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को, अपने स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल पे लेके आ रहे हैं, जो कि एक शुरुआत है और बहुत पॉजिटिव शुरुआत है. मतलब ये वो है कि एक नया पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि अब हर कंपनी में एक्सपोर्ट का प्रॉपर डिपार्टमेंट है. पहले सिर्फ एक कोई साहब होते थे, वो अफगानिस्तान को देख लिया करते थे, लेकिन अब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है. हर कंट्री में लोगों ने स्ट्रक्चर रखा हुआ है. ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर 200 लोग हैं, 300 लोग हैं उनके जो काम कर रहे हैं. तो जो ग्रोथ का पैराडाइम है वो मैं समझता हूँ कि उसमें चेंज आ रही है और लोगों ने ये देख लिया है कि हम पाकिस्तानी मार्केट के साथ साथ पूरी दुनिया को सर्व कर सकते हैं. और हमारे नेबर से भी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हमें मिला है, बांग्लादेशी मार्केट से मिला है, वो भी बहुत अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है. तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम बहुत एक्साइटिंग है जहाँ पर लोगों ने रियलाइज किया है कि जिस तरह से चल रहे थे वैसे नहीं चल सकते, बल्कि इसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और फ्यूचर और एक्साइटिंग होगा, क्योंकि पहली दफा ये अब सोच आई है लोगों ने कि इतने एपीआईज हम सारा का सारा बाहर से मंगवाते हैं, तो कुछ कंपनीज कम से कम इस पे इनिशिएटिव लेने पे तैयार हो गई हैं और उन्होंने कोलैबोरेशंस किए हैं और जो एपीआईज हैं वो पाकिस्तान में बनना कम से कम शुरू हो गए. तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक्साइटिंग टाइम है. और हम जैसे आप हमारा डिस्कशन आगे फ्यूचर पे भी होगा, तो हम फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी तरीके से और बहुत वेल ग्राउंडेड होके अपने आप को तैयार कर रहे हैं. और ये भी एक बिल्कुल डिटरमिन है कि जो तैयार करेगा वो आगे रहेगा. अदरवाइज फिर जिस तरह से दुनिया भर में होता है कि मर्जर्स और एक्विजिशंस और कंसोलिडेशन पे चले जाते हैं. तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिन कंपनीज ने एक अच्छी स्ट्रेटजी रखी है
مارکیٹ گرو کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, وہ اس کے ملٹیپل ٹائمز گرو کر رہی ہیں, اور بہت سارے اس میں نام ہیں, اور بہت پازیٹیو نام. سو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر کرنٹ سچویشن میں دیکھیں تو پیپل آر پریپیئرنگ دیم سیلف فار فیوچر, اور یہی وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے کہ جس نے بھی اسے ریئلائز کیا ود اے سپیریئر اسٹریٹجی, انشاءاللہ دیٹ کمپنی ول فلائی ویری ہائی. True. Very valid perspective. Thank you, sir. We have got Dr. Ashar Malik, who is the health economist, and he's also the policy analyst. And he's working with Khan University as an assistant professor. So, Dr. Ashar Malik, your views on it. Thank you very much. It is an honor to join such a seasoned and experienced panel, and a very important topic indeed. So I would say that because I am talking to a very expert group on pharmaceutical industry, my objective will be to look at the demand side, the consumer side, and the health policy side. And from that perspective, the situation is quite alarming, I would say. Primarily because when we talk about health policy issues, our major concern is that people are protected against health spending. Now, the case of pharmaceutical industry, you have mentioned that we have around $4 billion industry. And out of that is, I think, 400 to 500 million are the exports of pharmaceutical, which means the rest of the pharmaceutical products are consumed in Pakistan in the local market. The alarming pattern from health policy perspective of this retail of pharmaceutical is that most of this is out of pocket. So we know we have health insurance programs. We know we have a public sector health delivery system, large hospitals, dispensaries, clinics. But the pharmaceutical situation, consumption situation is almost contrasting to this fact that the contribution of public sector is very little. It's less than 10%. That all the pharmaceuticals which are consumed in Pakistan, only 10% are being purchased by public sector and insurances. Rest is all out of pocket. So this means that from health policy perspective, there is no financial protection that covers the cost of pharmaceuticals. This is something which is my perspective. The second aspect is the fact that how this market is affecting people in general. So when we say that 90% of the sales our consumption is through retail, which means that people go to pharmacy and they buy medicines. So there is a huge question mark of affordability. This is what the policy perspective is. And from pharmacist or health perspective is that when we say that people pay, then there is also a question mark on medicine adherence. So people compromise medical consumption, which results into complications and more severe medical illnesses because people don't use that optimally. So optimal consumption of pharmaceutical, optimal use as prescribed, is also one major concern in Pakistan. And that is it's not from sale perspective, because sales are there, people are buying medicine. It's an ethical perspective. It's a health problem. It's the contribution of the drugs and medicine towards increasing the burden of disease. The drug-resistant illnesses are at rise in Pakistan. So this means that people are not using pharmaceutical according to the prescribed dose, and that is resulting into relapses of infection and other diseases and complications. So I think we will continue to discuss all these matters, but from my point of view, I think this is what or how I see the challenges in pharma.